नमस्कार साथियों, आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। आपकी कल की छुट्टी रही थी, आपने बहुत अच्छे से अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया होगा जोरों शोरों से। तो आज फिर से अपनी उसी मेहनत के साथ, उसी लगन के साथ अपनी पढ़ाई में जुट जाइए और आज हम करेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट आपके सभी विषय के हो चुके हैं, जिनमें ईवीएस सीडीपी हिंदी के हमने पिछले 5 प्रैक्टिस सेट कवर किए हैं, जिनमें प्रीवियस ईयर पेपर्स को लगाया है। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर से पिछले प्रैक्टिस सेट भी अवश्य ही आप लगाएं, क्योंकि टीचिंग एक ऐसा एग्जाम है जिसमें बार बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विभिन्न एग्जामों में आने वाले क्वेश्चंस को, चाहे वो यूपी टेट में पूछा गया हो, तो वही प्रश्न सुपर टेट में रिपीट होने की उम्मीद रहती है। तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर सबसे पहले कवर करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉप 30 MCQs पर चलते हैं हिंदी के, जो आपके सभी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? कमेंट सेक्शन में एक बार थम्स अप कर देंगे और अपने सभी साथियों को एक बार लिंक शेयर करके बुला लीजिए, ताकि सभी एक साथ क्लास को देख पाए। तो शुरुआत करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर गद्यांश पूछा गया है और टीचिंग एग्जाम में अगर हिंदी आती है तो वहाँ आपका गद्यांश भी ज़रूर ही पूछा जाता है। तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए खूब सारे गद्यांश की, कि आपको कैसे समझना है, किसी क्वेश्चन का आंसर गद्यांश में कैसे ढूंढना है, वो आप तभी सीखेंगे जब ज़्यादा से ज़्यादा गद्यांश को करेंगे। सबसे पहले आपको गद्यांश को बहुत अच्छे तरीके से समझ के पढ़ना है, फिर हम प्रश्नों पर चलेंगे। तो चलिए मेरे साथ आप लोग भी गद्यांश को बहुत समझ के साथ पढ़ना शुरू करिए। आदिम आर्य घुमक्खड़ थे, यहाँ से वहाँ वे घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने न धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते, तो आज भारत में उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया और 35 से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई तो 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे। कितने वर्ष तक घूमते रहे? 45 वर्ष तक। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में उन्होंने लगाए रखा। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था कि चरत भिक्षवे चारिक हे भिक्षुओं, यानी घुमक्कड़ी करते रहो, घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत से बाहर नहीं गए थे, किंतु उनके शिष्य ने उनके वचनों को सिर्फ आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया और पश्चिम में मकदूनिया, पश्चिम में कहाँ तक गई? मकदूनिया तक, और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रावण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया था। दिशाओं को उन्होंने क्या बनाया था? अंबर बना लिया था, मतलब दिशाओं को ही अपना वस्त्र बना लिया था। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग किया और जीवन पर्यंत क्या किया? घूमते रहे। मानव के कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए, और शंकराचार्य ने 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। किसने? किसकी बात चल रही है यहाँ पर? शंकराचार्य की। ठीक है, शंकराचार्य की बात कर रहे हैं अब यहाँ पर। इस शंकराचार्य ने कश्मीर, मिथिला, केरल यहाँ घूमते रहे और कन्याकुमारी से हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझ लिया। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। तो ये आपने समझ लिया यहाँ पर आपका पैराग्राफ। अब हम देखेंगे क्वेश्चंस को, देखेंगे कितना जल्दी अब आप आंसर्स निकाल पाएंगे।
पूछा है महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी, वो कितनी उम्र के थे जब उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया था। तो बताइए 12 वर्ष के, 35 वर्ष के, 45 वर्ष के या फिर 80 वर्ष के। तो सही जवाब आपको अब जल्दी से बता देना है। बिल्कुल आपको देखिए यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया था, जो भी इंपॉर्टेंट लगता चले ना वो खुद से आप लोग अंडरलाइन करते हुए चला करिए। देखिए यहाँ पर है 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। तो ऑप्शन सही क्या होगा, आपको सारे प्रश्नों के उत्तर इसी गद्यांश में मिलेंगे, बस आपको जरूरत है तो ध्यान से समझने की। अगला क्वेश्चन बताओ, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है। श्रुति धर्म किससे संबंधित है, ये आपसे यहाँ पर पूछा है। श्रुति धर्म में दोस्तों देखिए यहाँ पर कहाँ हुआ था जिक्र इसका, ये रहा। श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हुआ। तो ये किससे संबंधित है, वैदिक धर्म से संबंधित है। ऑप्शन में क्या कहीं वैदिक धर्म दिया गया है, तो ऑप्शन डी आप देखेंगे, श्रुति धर्म का अर्थ है वैदिक धर्म से। घुमक्कड़ शब्द का में कौन सा प्रत्यय है। दोस्तों प्रत्यय पूछा है, प्रत्यय जो है वो मूल शब्द के अंत में लग करके एक नया शब्द बनाते हैं, वो हमारे प्रत्यय कहलाते हैं। अब आपको देखना है घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है, तो घुम धन अक्कड़। अक्कड़ यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका प्रत्यय हो जाएगा, और ये एकदम सही जवाब आप लोगों ने दिया है। ठीक है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर किया करिए अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो यहाँ देखेंगे हम महावीर स्वामी की बात कहाँ हो रही है, जल्दी से देखिए। यहाँ सबसे ऊपर महावीर स्वामी की बात चल रही थी कि घुमक्कड़ी करो, इसके बाद उन्होंने जन्म की बात कहाँ है, दिशाओं को अपना नंबर बनाया, वैशाली में जन्म लिया। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, वैशाली में जन्म लिया। तो यहाँ पर हमको मिल जाता है इस क्वेश्चन का आंसर कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए, वैशाली में हुआ था। अभी तो देखो आगे चले, स्वच्छंद में कौन सी संधि है। स्वच्छंद, स्वधन छंद, ठीक है, तो यहाँ पर स्वधन छंद, सॉरी दोस्तों, इसका हम विच्छेद इस तरह से नहीं करेंगे। इसमें नियम लगा है च छ वाला नियम, जो कि व्यंजन संधि का नियम है, और इसका विग्रह हम कैसे करेंगे, स्वधन छंद, इस तरीके से करेंगे। इसमें च का क्या हो जाता है, चा का लोप हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 6 नियम इसमें लगा हुआ है, जो कि व्यंजन संधि का एक नियम है। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निमिष शब्द का पर्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निमिष शब्द का पर्याय है। निमिष शब्द का पर्यायवाची दोस्तों पूछा है। निमिष का अर्थ होता है दोस्तों क्षण भर के लिए। जैसे अगर आपसे एक और पर्यायवाची है निर्निमेष, यानी पलक झपकते ही, तो क्षण भर में पलक झपकते हैं यानी बहुत कम समय, ठीक है, क्षण भर का समय। तो निमिष का मतलब होता है क्षण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कौन सा वाच्य है, और इसमें दिया गया है मुझसे उठा नहीं गया। इसमें बताइए वाच्य का कौन सा भेद है, कृतवाच्य, क्रमवाच्य या फिर भाववाच्य। इससे पहला जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट मैंने आपको लगवाया था, उसमें बताया था कि मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता। जहाँ पर ये नेगेटिव सेंस देकर के कोई वाक्य दिया जाए तो उसमें हमेशा भाववाच्य होता है। ठीक है, समझ में आया सभी को इतना। आगे चले तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप सभी ने बहुत अच्छे से इसको समझा, और दोस्तों यकीन मानिए आपके एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी, आप जहां से डिटेल में पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, लेकिन ये प्रैक्टिस सेट लगाने का समय अपना ज़रूर निकाल लिया करें, क्योंकि इससे आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। अगले क्वेश्चन को देखिए, जल्दी से आंसर करिए कि जिसकी पूर्व से कोई आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द बताना है। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, प्रत्याशा, अप्रत्याशित, अपरिमेय या फिर अनाहूत। बताइए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसको क्या कहेंगे, अप्रत्याशित। आपने देखा होगा कई बार चुनाव में जिससे उम्मीद नहीं होती, जिससे आशा नहीं होती, वो जीत जाता है वो कैंडिडेट। तो क्या कहते हैं कि अप्रत्याशित जीत हुई है, यानी जिसकी आशा ही नहीं की थी ऐसी जीत हुई है।
ठीक है, तो ये ऑप्शन बी आपने सही बताया। अगला क्वेश्चन है 12 बरस लो कुकर जीवे अरु तेरे लो जिए शियार, यह पंक्ति किसकी है? ये पंक्तियाँ भी कई बार आपसे पूछ ली जाती है मैं जो प्रमुख लेखक हैं उनकी। तो चारों ऑप्शन में से बताइए। ये इम्पोर्टेंट भी है, कई बार पूछा गया है, पहले भी रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39, 12 बरस लो कुकर जीवे अरु तेरे लो जिए सियार, ये है दोस्तों जगनिक की, ठीक है, जगनिक की पंक्तियां हैं। ये ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न पर चले। निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? यहाँ पूछा है भारत के अलावा, और इन चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सा देश है जहाँ पर हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने में भी करते हैं और बोलने में भी करते हैं। तो दोस्तों ऐसा एक और देश है, वो है आपका मॉरिशस, ठीक है। तो आप अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, हिंदी आती है सिर्फ, तो आप यहाँ पर घूमने जा सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो कौन सा शहर है, वो कौन सा देश है? मॉरिशस। आगे चलते हैं। सूरसागर किस भाषा की रचना है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरसागर किस भाषा की रचना है, बहुत पूछा जाता है, क्योंकि बच्चे अवधी और ब्रज भाषा इन दोनों में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो आपको ध्यान से देखना है सूरसागर की रचना। और आप सबसे पहले तो आप ही बता दीजिए आपके अकॉर्डिंग क्या होगा इसका सही जवाब, ठीक है, बताइए जल्दी से। बिल्कुल ब्रज भाषा की, सूरसागर किसकी है? ब्रज भाषा की आपकी रचना है। गोधूम शब्द का तद्भव बताइए। गोधूम का तद्भव क्या होता है? गोधूम का तद्भव होता है गेहूं, ठीक है, गाय मत कर देना, ठीक है। गोधूम का क्या होता है? गेहूं होता है। गोमय का गोबर होता है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। तत्सम तद्भव भी आपका पूछा जाता है। अब बताइए निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद कैसे करते हैं और इसमें कौन सी संधि है? दोनों प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। दोस्तों निष्कपट में हो जाती है आपकी कौन सी? विसर्ग संधि, ठीक है। इसका विच्छेद कैसे होगा? तो इसका विच्छेद हम करेंगे नि धन कपट, ठीक है। इसमें श का क्या हो जाता है? यहाँ पर स के स्थान पर विसर्ग का प्रयोग हम कर देते हैं, तो बन जाता है निहि धन कपट, ठीक है। ऑप्शन ए आपने बताया एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? आप देख करके बताएंगे कौन सी वर्तनी सही है। और ये बहुत पूछा जाता है आपका, ये वर्तनी बहुत सारे जो अध्यापक अध्यापिकाएं हैं भावी वो गलत कर देते हैं। तो आप बताइए आपके अनुसार कौन सा होगा इसका सही जवाब। 3 सेकंड का समय है ताकि आप सारे ऑप्शंस को अच्छे से देख पाए। अनुग्रहित कैसे लिखा जाता है? अनुग्रहित, तो यहाँ पर आपका जो दिया गया है आपने सही बताया, ऑप्शन नंबर बी अनुग्रहित, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। ग के नीचे जो र आएगा वो ये वाला आएगा, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला है उपत्यका का अर्थ होता है उपत्यका। उपत्यका किसे कहेंगे? सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, या प्राणियों के पेट का एक अंश, या पर्वत का शिखर, या पर्वत के पास की भूमि। बताइए उपत्यका आप इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही मानेंगे? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, पर्वत के जो पास की भूमि होती है, ठीक है, पर्वत के पास की भूमि जो होती है उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं उपत्यका। अगला क्वेश्चन है ड का उच्चारण स्थान क्या होता है? ड का उच्चारण स्थान बताना है। तो देखिए हमारे 5 वर्ग होते हैं क, च, ट, त और प। इन सभी के उच्चारण स्थान आपको पता होना चाहिए। जो इस वर्ग के 5 वर्ण हैं वो सभी उसी स्थान से उच्चारित होंगे। इसके भी ऐसे ही, इसके भी ऐसे ही, इसके भी ऐसे ही। अब देखिए आप कौन से स्थान पर इनमें से आने वाला है, ठीक है। बिल्कुल ड, कंठोष्ठ है, ओष्ठ का इसमें प्रयोग नहीं होता। आप बोल के देखिए ड, तो नहीं होता, तो इसलिए सबसे पहले इसको तो गलत मान लीजिए। कंठ तालव्य, ठीक है, तो यहाँ भी हमारा ये सही नहीं होगा क्योंकि इसमें भी आपके कंठ का कोई इस्तेमाल नहीं है। ड, मूर्धन्य का भी इसमें यहाँ पर आपको आप उच्चारण करके देखेंगे जो आपके
मुख का ऊपर वाला हिस्सा होता है, क्या इसका उच्चारण वहां से हो रहा है? तो बिल्कुल नहीं, आप कहेंगे इसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है? नासिक्य से हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये क वर्ग का पंचम अक्षर होता है या पंचम वर्ण होता है। ये कहाँ से उच्चारित होता है? नासिक्य से। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका, वीरों का कैसा हो वसंत। ये कविता किसने लिखी है? वीरों का कैसा हो वसंत, ये कविता है दोस्तों, आप लोग बताएंगे। 3 सेकंड का समय आपको दिया जा रहा है, सही ऑप्शन का चुनाव फटाफट से करिए। सुमित्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी या सुभद्रा कुमारी चौहान। ध्यान से पढ़िए क्योंकि इन दोनों ऑप्शन में तो आप देखेंगे तो थोड़ा ही डिफरेंस है। ठीक है, कई बार जल्दी में ओवर कॉन्फिडेंट होके गलत टिक हो जाता है, तो ध्यान से देखेंगे। या फिर रामधारी सिंह दिनकर की है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही जवाब क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान। क्या हो जाएगा? सुभद्रा कुमारी चौहान। ये वीर रस की बहुत ही प्रमुख कवयित्री थी, जो कि वीर रस पर अपनी कविताएं लिखती थी, जैसे वीरों का कैसा हो वसंत। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? व्याकरण की दृष्टि से भी और वर्तनी की दृष्टि से भी शुद्ध भाषा कौन सी होती है? साहित्यिक भाषा, प्रांजल भाषा, व्याकरणिक भाषा या फिर मानक भाषा। दोस्तों, मानक भाषा को ही शुद्ध भाषा का दर्जा दिया गया है, क्योंकि ये व्याकरण और वर्तनी दोनों की दृष्टि से शुद्ध मानी जाती है। आपका ऑप्शन नंबर डी जिसने बताया एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आलाह खंड के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो या फिर परमाल रासो या बीसल देव रासो। आला खंड के नाम से प्रसिद्ध है कौन? परमाल रासो। ठीक है, अगर आपको नया क्वेश्चन मिल रहा है और आपसे वो सही नहीं हो रहा है तो आप उसको स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, या फिर तभी के तभी उसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिया करिए, जितने भी नए क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। ठीक है, तभी आपकी बेहतर तैयारी होगी, क्योंकि अगर आपको नहीं आता और आपने उसको नोट भी नहीं किया तो आप कुछ समय बाद भूल जाएंगे, अगर आपने रिवीजन नहीं किया। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है नया क्वेश्चन मिलते ही उसको नोट डाउन कर लेना। ये सबसे अच्छा तरीका होता है अपनी तैयारी को सबसे मजबूत बनाने का। अगला क्वेश्चन है, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? अब 4 गज मलमल, तो इसमें विशेषण बताओ, क्या संख्यावाचक है, गुणवाचक है या परिमाणवाचक है या फिर सार्वनामिक विशेषण है? बताइए। देखो दोस्तों, ऑप्शन ए में पूछा गया है संख्यावाचक, फिर है गुणवाचक, परिमाण बोधक या फिर सार्वनामिक। संख्यावाचक कौन सी होती है? जिनमें संख्या का बोध कराए। आप कहेंगे मैम इसमें देख के तो लग रहा है कि ये संख्यावाचक है कि 4 गज बोला है, लेकिन नहीं दोस्तों। अब आप सुनेंगे परिमाण बोधक की परिभाषा तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा का या फिर उसमें किसी नाप तोल का बोध कराया गया हो, वहां पर परिमाण बोधक है। तो ये क्या माप तोल का बोध करा रहा है? हाँ बिल्कुल, कपड़े को मापने के लिए ही तो गज का इस्तेमाल किया जाता है। तो 4 गज मलमल, 2 किलो चीनी, 4 किलो तेल, ठीक है, 1 लीटर दूध, ये सब क्या हो रहा है? ये हम उसको नाप तोल रहे हैं। तो जहां पर नाप तोल का जिक्र हो वहां पर परिमाण बोधक क्या होता है? विशेषण होता है। समझ में आया सभी को? आगे चले तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, शीश का तत्सम रूप क्या है? शीश का तत्सम रूप क्या होएगा? आपको सही जवाब देना है शीशा, शीर्ष, सिरा या शीर्षक। ठीक है, शीश का पूछा है, बहुत आसान सा है, मेरे ख्याल से सभी इसका आंसर कर पाएंगे। शीश का होता है शीर्ष। ठीक है, शीर्ष इसका तत्सम रूप होता है। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हिंदी जिस भी एग्जाम में आती है वहाँ पर इस प्रश्न के आने की उम्मीद भरपूर रहती है। तो हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? 15, 25, 18 या फिर 22? 22 तो कुल भाषाएं हैं जो कि संविधान में जिनको मान्यता दी गई है, लेकिन पूछा है क्या? हिंदी भाषा की बोलियां। तो हिंदी भाषा की बोलियां कितनी है? 18 है। कितनी है? 18 है। याद रखिएगा अगर आपको नहीं पता है तो। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका कौन कौन सी है?
ऑप्शन ए कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप या सरस्वती माधुरी, कल्पना ज्ञानोदय या नवनीत कादम्बिनी। तो बताइए भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका इनमें से कौन सी है। ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, क्योंकि प्रीवियस पेपर ही मैं आपको सोल्व करा रही हूँ। अभी प्रीवियस पेपर जब सारे हो जाएंगे कंप्लीट, तब मैं आपको जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हुआ करेंगे उनको लेकर के आऊँगी एक्स्ट्रा। ठीक है, सबसे पहले ज़रूरी यही है कि सारे प्रीवियस पेपर जितने भी अभी तक किसी भी टीचिंग एग्जाम में हुए हैं वो सारे आपने एक बार तो ज़रूर लगाए हुए हो। तो ये सबसे पहले मैं आपका पूरा कराऊंगी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या है दोस्तों, कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप, ये भारतेंदु युग से निकलने वाली पत्रिका है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम पूछा है। कौन सी पत्रिका के? तद्भव। तो लीलाधर जगुड़ी या फिर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी या फिर हरे प्रकाश उपाध्याय या अखिलेश। जो तद्भव पत्रिका है इसके संपादक का नाम है अखिलेश। ठीक है, ये आपको याद रहेगा बहुत अच्छे से। तो अखिलेश ने कौन सी पत्रिका लिखी थी? तो तद्भव। ठीक है, ये अखिलेश यादव नहीं है बल्कि ये एक संपादक है। अगला क्वेश्चन है चौराहा शब्द में समास है। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हूँ कौन कौन इसका सही जवाब दे पाएंगे। कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या फिर अव्ययी भाव समास। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो चौराहा शब्द में दोस्तों, चौराहा क्या होता है? चार राहों का समाहार या चार राहों का समूह। तो जहां भी किसी संख्या का बोध होता है समास में, वहां आता है आपका द्विगु समास। ठीक है, जिसमें प्रथम पद कैसा हो? संख्यावाची हो, वहां पर क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आंख की किरकिरी होना। इस मुहावरे का अर्थ पूछा है आपसे। आंख की किरकिरी होना यानी अप्रिय लगना, धोखा देना या फिर कष्टदायक होना या फिर बहुत प्रिय होना। अच्छा, किसी किसी को देख करके कभी कभी ऐसा होता है कि वो इंसान बिल्कुल नहीं खलता आंखों में। ठीक है, वो उसे देख के अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो आपको प्रिय नहीं लगता। ठीक है, तो यानी वो क्या कैसा है? अप्रिय है, इसीलिए आंखों की किरकिरी है। ठीक है, ऑप्शन ए एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। मौखिक अभिव्यक्ति किसमें होगी? शुद्ध वर्तनी में, सुलेख में या फिर श्रुतलेख में या फिर आशु भाषण में। तो यहाँ पर आपको बताना है मौखिक अभिव्यक्ति का रूप कौन सा। देखिए, सुलेख में भी आप लिखते हैं, श्रुतलेख में भी आपको लेखन का कार्यकर्ता होता है और शुद्ध वर्तनी में भी आपको लेखन का करना होता है। लेकिन मौखिक अभिव्यक्ति आप किस में करेंगे? भाषण में करेंगे। तो आशु भाषण इसका आपने बताया, तो एकदम सही बताया। अगला क्वेश्चन है अपेक्षा का विशेषण रूप आपको बताना है। अपेक्षा का विशेषण रूप, यहाँ पर विलोम नहीं पूछा है, जल्दबाजी मत करिएगा, विशेषण रूप पूछा है। तो सापेक्ष होगा, उपेक्षा होगा, निरपेक्ष होगा या फिर अपेक्षित होगा। अब बताइए, अब मेरे ख्याल से सबका सही होने वाला है, नहीं तो यहाँ पर उपेक्षा बहुत सारे लोग आंसर देने वाले थे अपेक्षा को देते ही। ठीक है, अब बिल्कुल सही है अपेक्षित। ठीक है, अपेक्षित, इसका विशेषण रूप पूछा था तो वो क्या हो जाएगा? अपेक्षित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है? उच्चारण स्थान मैंने आपको ट्रिक से याद कराए हुए हैं, उसका लिंक मैं आपको उस क्लास का जहाँ पर मैंने सभी के उच्चारण स्थान ट्रिक से बहुत आसानी से याद कराए हुए हैं, उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर देती हूँ। वहाँ से आप उसको देख सकते हैं अगर आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ नहीं आती है तो। ठीक है, उसके बाद आप नहीं भूलेंगे। तो स ध्वनि का उच्चारण कहाँ से होता है? आपकी तालु से होता है, तालवे इसका उच्चारण स्थान होता है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। यहाँ पर दोस्तों उपसर्ग पूछा है, उपसर्ग प्रत्यय आपके एग्जाम में जरूर आता है। तो बताइए क्या हो जाएगा? अति, इसका विच्छेद करके देख लिया करिए, अति धन अंत, यही तो होगा अत्यंत। जब इसको मिलाएंगे हम, इसका संधि करेंगे तो क्या बन जाएगा? अत्यंत बन जाएगा। ठीक है, ई और ए मिलके क्या बन जाएगा? या बन जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर उपसर्ग क्या है? अति है। तो ऑप्शन नंबर डी अति इसका सही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
सो गाइज आपके आज के 30 क्वेश्चंस का सेशन समाप्त होता है। आपको आज का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, कैसे क्वेश्चंस थे और आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करना। और दोस्तों अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। सो थैंक यू सो मच गाइज, फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।